मैं राजीव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सोहन इंस्टीट्यूट पर। आपके 69,000 शिक्षक भर्ती के सिलेबस में एक पार्ट है कला एवं संस्कृति का। आज इन्हीं कला एवं संस्कृति के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आइए क्लास को शुरू करेंगे। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, निम्न में से कौन सा जोड़ा जो है गलत है। ऑप्शन ए में दिया है पोंगल त्यौहार क्या तमिलनाडु में मनाया जाता है। बी में दिया है लोसर क्या सिक्किम में। सी विकल्प में दिया है बिहू लोक नृत्य क्या असम राज्य का है। और डी में दिया है चपचार कूट त्यौहार क्या आंध्र प्रदेश का है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि पोंगल जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है, लोसर भी जो है सिक्किम का है, बिहू जो है असम का लोक नृत्य है, जबकि चपचार कूट देखिए आंध्र प्रदेश में नहीं बल्कि यह मिजोरम में मनाया जाता है। इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इन्हें आप अपने नोट्स में ज़रूर नोट्स कर लेंगे। पोंगल जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है, लोसर जो है सिक्किम में, बिहू जो लोक नृत्य है असम का है, और चपचार कूट जो त्यौहार है यह आंध्र प्रदेश में नहीं बल्कि मिजोरम में मनाया जाता है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ आपसे गलत विकल्प पूछ रहा था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न में दिया है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शहर कुंभ मेले से संबंधित हैं। देखिए, कुछ शहरों के नाम दिए हैं, पूछ रहा है कि कहाँ पर जो है कुंभ मेला लगता है। ऑप्शन ए में दिया है प्रयाग, उज्जैन, नासिक, वाराणसी। बी में दिया है प्रयाग, उज्जैन, वाराणसी और गंगा सागर। सी में दिया है हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन, नासिक। और डी में दिया है हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और वाराणसी। देखिए, कुंभ मेला जो है हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक में लगता है, और कुंभ मेला जो है प्रत्येक 12 वर्ष पर लगता है। इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हरिद्वार की बात करें तो यह गंगा नदी के तट पर स्थित है, प्रयाग जो है गंगा यमुना के संगम पर है, उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है, नासिक जो है गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ है। यहाँ आपसे पूछ रहा था कि किस विकल्प में सभी शहर कुंभ मेले से संबंधित हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है। 4 विकल्प आपके सामने हैं, आगरा में, अलीगढ़ में, इटावा या फिर बाराबंकी में। देखिए, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है सुलह कुल उत्सव, पूछ रहा है यह कहाँ मनाया जाता है। तो देखिए, यह आगरा में मनाया जाता है। कैलाश मेला भी जो है आगरा में आयोजित होता है, बहुत पूछता है आपके एग्जाम में। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। देखिए, एक तरफ जो है नदियों के नाम दिए हैं और दूसरी तरफ जो है उनके तट पर बसे शहरों के नाम। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि कौन सा जोड़ा जो है सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है क्या गंगा नदी के तट पर वाराणसी बसा हुआ है। बी में दिया है गोमती नदी के तट पर क्या लखनऊ बसा हुआ है। सी में दिया है कोसी नदी के तट पर क्या गोरखपुर बसा हुआ है। और डी में दिया है सरयू नदी के तट पर क्या अयोध्या बसा हुआ है। देखिए, गंगा नदी के तट पर वाराणसी बसा हुआ है, गोमती भी जो है लखनऊ के तट पर ही बसा हुआ है। देखिए, कोसी जो है नदी के तट पर गोरखपुर नहीं बसा हुआ है, जबकि गोरखपुर बसा हुआ है राप्ती नदी के तट पर, जबकि सरयू आपकी अयोध्या नदी के तट पर बसा हुआ है। यहाँ आपसे प्रश्न पूछ रहा था कि कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, तो देखिए आपका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कोसी नदी के तट पर जो है गोरखपुर शहर नहीं बसा हुआ है, बल्कि यह गोरखपुर शहर जो है राप्ती नदी के तट पर बसा हुआ है। इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जहांगीर के शासनकाल में आगरा में चित्रणशाला की स्थापना किसके नेतृत्व में हुआ था। ऑप्शन ए में दिया है अबुल हसन, बी में दिया है मंसूर,
सी में दिया है बिशन दास और डी में दिया है आंगा रजा। देखिए जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, वहीं से यह प्रश्न लिया गया है। आपसे पूछ रहा है कि जहांगीर के शासनकाल में आगरा में चित्रणशाला की स्थापना किसके नेतृत्व में हुआ था। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आंगा रजा के नेतृत्व में। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एशिया का सबसे बड़ा मेला है। ऑप्शन ए में दिया है सोनपुर, बी में दिया है सूरजकुंड, सी में दिया है गणगौर और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। देखिए एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है सोनपुर बिहार में। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। जबकि सूरजकुंड जो है हरियाणा में लगता है। यहाँ आपसे एशिया का सबसे बड़ा मेला पूछ रहा था तो आपका उत्तर हो जाएगा सोनपुर बिहार में लगता है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि जाबरो किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। ऑप्शन ए में दिया है पंजाब का, बी में दिया है लद्दाख का, सी में दिया है असम का और डी में दिया है तमिलनाडु का। देखिए जाबरो जो लोक नृत्य है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। पूछ रहा है किस क्षेत्र का लोक नृत्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह जो है लद्दाख क्षेत्र का है। एक प्रश्न यहाँ से और पूछता है कि जो है जाबरो लोक नृत्य जो है किस धर्म से संबंधित है, तो आपका उत्तर होगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन सा जोड़ा असत्य है। ऑप्शन ए में दिया है भारत छोड़ो का नारा, क्या महात्मा गांधी ने दिया। बी में दिया है पूर्ण स्वराज की मांग, क्या जवाहरलाल नेहरू ने की। वंदे मातरम यह एक राष्ट्रीय गीत है, क्या इसकी रचना जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने की। और हे राम का नारा क्या सुभाष चंद्र बोस ने दिया। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन का नारा जो है महात्मा गांधी ने दिया, पूर्ण स्वराज की मांग जो है जवाहरलाल नेहरू ने की और वंदे मातरम जो है यह एक राष्ट्रीय गीत है, इसकी रचना भी जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने की। लेकिन हे राम का नारा जो है सुभाष चंद्र बोस ने नहीं बल्कि महात्मा गांधी ने दिया। सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जबकि हे राम का नारा महात्मा गांधी ने दिया। और यहाँ आपसे पूछ रहा था कि कौन सा जोड़ा जो है गलत है, तो देखिए ऑप्शन डी में दिया है हे राम, यह सुभाष चंद्र बोस का जो है नारा नहीं बल्कि यह महात्मा गांधी का नारा है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इलाही संबत वर्ष 1584 में किस मुगल बादशाह ने शुरू किया। ऑप्शन ए में दिया है अकबर ने, बी में दिया है शाहजहां ने, सी में दिया है जहांगीर ने और डी में दिया है हुमायूं ने। देखिए इलाही संबत वर्ष 1584 में अकबर के द्वारा शुरू किया गया। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। एक प्रश्न यहाँ से और पूछता है कि इलाही संबत जो है किस वर्ष शुरू किया गया, तो देखिए प्रश्न में ही दिया है कि 1584 में अकबर के द्वारा। जबकि कुछ और बात करें अकबर के बारे में तो इन्हीं के द्वारा जो है इबादत खाने की स्थापना किया गया आगरा में, इन्हीं के द्वारा ही दीन इलाही की स्थापना की गई। फतेहपुर सीकरी शहर को भी अकबर ने ही बसाया था। इनके गुरु का नाम जो है शेख सलीम चिश्ती था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। शक संवत की शुरुआत किस शासन के राज्यरोहण से माना जाता है। ऑप्शन ए में दिया है चंद्रगुप्त द्वितीय, बी में दिया है कनिष्क, सी में दिया है अशोक और डी में दिया है चंद्रगुप्त। देखिए आपका जो कैलेंडर है शक संवत पर ही आधारित है। पूछ रहा है कि शक संवत की शुरुआत किस शासन के राज्यरोहण से माना जाता है, तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कनिष्क। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन सा जोड़ा असत्य है। ऑप्शन ए में दिया है फाह्यान, क्या चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया। बी में दिया है होयनसांग, क्या हर्षवर्धन के शासनकाल में। सी में दिया है अलबरूनी, क्या अशोक के शासनकाल में और डी में दिया है सर टॉमस रो, क्या जहांगीर के शासनकाल में भारत आया। देखिए फाह्यान जो है पहला विदेशी चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया, यह पूरी तरह से सही है। जबकि होयनसांग की बात करें तो यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया, यह भी सही है। होयनसांग ने एक पुस्तक लिखी थी CU की, चीनी विदेश यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है होयनसांग। अलबरूनी की बात करें तो यह जो है मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया था। पुराणों का अध्ययन करने वाला यह पहला मुस्लिम था
और यह उज्बेकिस्तान का रहने वाला था। देखिए यह अशोक के शासनकाल में भारत नहीं आया था। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। यही विकल्प जो है आपका पूरी तरह से गलत है। जबकि सर टॉमस रो की बात करें तो यह जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। देखिए अलबरूनी जो है मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया था। जबकि एक बात और करें कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं, वे जो है मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। देखिए दोनों में अंतर समझिएगा। अलबरूनी जो है मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं, वे मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। और यहाँ आपसे पूछ रहा था कौन सा जोड़ा असत्य है, तो देखिए अलबरूनी जो है अशोक के शासक काल में भारत आए, यह पूरी तरह से गलत है। विकल्प सी सही होगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन सा जोड़ा असत्य है? इंडिका पुस्तक क्या मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई? सी यू की पुस्तक क्या ह्वेनसांग के द्वारा लिखी गई? किताबुल हिंद के रचनाकार क्या अलबरूनी हैं? और तारीख ए फिरोज शाही क्या फाहियान के द्वारा लिखा गया? देखिए इंडिका जो है मेगास्थनीज की रचना है। सी यू की बात अभी हमने की, ह्वेनसांग ने लिखा। और किताब उल हिंद की रचना जो है अलबरूनी ने की। तारीख ए फिरोज शाही के रचनाकार फाहियान नहीं है, इसलिए आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आप अपने नोट्स में इन सब प्रश्नों को जो है नोट कर लेंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। लोक कला संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में, मेरठ में, कन्नौज में या फिर मथुरा में? लोक कला संग्रहालय जो है लखनऊ में स्थित है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पर है? देखिए प्रश्न आप ध्यान से पढ़ा करिए। यहाँ राजकीय पुरातत्व संग्रहालय पूछ रहा है। आगरा में, वाराणसी में, कन्नौज में या फिर कानपुर में? देखिए राष्ट्रीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान यदि पूछता है तो नई दिल्ली, लेकिन प्रश्न में यहाँ आप देखेंगे तो लिखा है राजकीय पुरातत्व संग्रहालय। देखिए इसी तरीके के प्रश्न आते हैं जो परीक्षा के समय काफ़ी कन्फ्यूजन उत्पन्न करते हैं, लेकिन यदि आप प्रश्न को सही से पढ़ेंगे तो आपका किसी भी प्रकार का आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। यहाँ आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पर है? आगरा में, वाराणसी में, कन्नौज में या फिर कानपुर में? देखिए राजकीय पुरातत्व संग्रहालय स्थित है कन्नौज में। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राजकीय जैन संग्रहालय कहाँ स्थित है? मथुरा में, झांसी में, कानपुर में या फिर लखनऊ में? राजकीय जैन संग्रहालय स्थित है मथुरा में। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि राजकीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय कहाँ स्थित है? मेरठ में, वाराणसी में, गोरखपुर में या फिर ललितपुर में? देखिए राजकीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय जो है मेरठ में स्थित है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? देखिए इसकी चर्चा अभी हमने की। नई दिल्ली में, कोलकाता में, देहरादून में या फिर लखनऊ में? देखिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान जो है नई दिल्ली में स्थित है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हुमायूंनामा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? बाबर के द्वारा, जहांगीर के द्वारा, अकबर के द्वारा या फिर गुलबदन बेगम के द्वारा? देखिए यह पुस्तक एग्जाम में भी बहुत आती है। हुमायूंनामा पुस्तक जो है लिखी गई गुलबदन बेगम के द्वारा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? एपीजे अब्दुल कलाम की, इंदिरा गांधी की, भीमराव अंबेडकर की या फिर दादा साहब नौरोजी की? देखिए विंग्स ऑफ फायर जो है आत्मकथा है यह एपीजे अब्दुल कलाम की, जिन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। भगवत गीता का फारसी अनुवाद किसने किया?
ऑप्शन ए में दिया है बदायूनी ने, बी में दिया है दारा सिकोह ने, सी में दिया है अबुल फजल ने और डी में दिया है फैजी ने। देखिए भगवत गीता का फारसी में अनुवाद किया दारा सिकोह ने। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। जबकि एक प्रश्न यहाँ से और पूछता है कि महाभारत का जो है फारसी में अनुवाद किसने किया, तो आपका उत्तर बदायूनी होगा, लेकिन महाभारत का, भगवत गीता का नहीं। तो देखिए महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया बदायूनी ने रज्जनामा नाम से। एक प्रश्न जो है महाभारत से और पूछता है कि इसका पुराना नाम क्या था, तो उत्तर होगा जय संहिता। अकबरनामा पुस्तक लिखी गई अबुल फजल के द्वारा। यहाँ प्रश्न आपसे पूछ रहा था कि भगवत गीता का फारसी में अनुवाद किसने किया, तो आपका उत्तर होगा दारा सिकोह ने। देखिए भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया यदि पूछता है, तो आपका उत्तर होगा चार्ल्स विल्किंस ने। देखिए प्रश्न तो और एक पूछता है कि भगवत गीता का फारसी में अनुवाद जो है किसके शासनकाल में हुआ, तो आपका उत्तर होगा शाहजहां के काल में दारा सिकोह ने जो है भगवत गीता का फारसी में अनुवाद किया। उम्मीद है जानकारी आपको स्पष्ट होगी। देखिए यह आज का अंतिम प्रश्न था। सेशन यदि आपको पसंद आया तो क्लास को आप सभी लोग जो है एक बार लाइक कर देंगे, और जो मित्र चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करें। यदि आपका कोई सुझाव या कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। देखिए आज का सेशन सिर्फ यहीं तक। क्लास में लगातार बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।